पाकिस्तान की नई टीम कीवीज के देश में बुरी तरह नाकाम हो जाती है। वो सोच, वो अप्रोच, वो इंटेंट जिसका बरसों से था इंतजार के बाबर रिजवान नहीं है, ये नए लड़के क्या करेंगे, वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है। वो खेलने का जो नया तरीका अपनाया था वो अपने ही गले पड़ जाता है और जो नए लड़के हैं वो नाकाम हो जाते हैं। उन ग्रीन पिचेस पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप ये मुकाबला हार जाते हैं, हार नहीं जाते बल्कि बुरी तरह हार जाते हैं क्योंकि आपकी बारी सिर्फ 91 रन पर सिमट जाती है। बट आई विल स्टिल से दैट कि नई टीम है, यंगस्टर्स हैं, हारे ही तो हैं। अगर आपने सीनियर्स के साथ भी हारना था तो इनके साथ हार जाएं। वी शुड बैक देम, आई विल बैक देम। मुकाबले की डिटेल में चर्चा करूंगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम और रिजवान को वापस लाया जाए। बाबर थे तो पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 50 स्कोर की थी, बाइलेटरल में तो रिकॉर्ड अच्छा था कम से कम। बाबर और रिजवान आपकी टीम में मौजूद थे तो आपको बताता चलूं कि आप यूएसए से हारे थे T20 वर्ल्ड कप में और उससे बड़ा इंबैरेसिंग मूवमेंट आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे नजदीक कोई आया नहीं है। नथिंग अगेंस्ट बाबर एंड रिजवान, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि दोनों में से एक को टीम में होना चाहिए। बट किसी यंग सीनियर का नाम लेकर या किसी फैन बेस को या किसी पीआर कंपनी को इन यंगस्टर्स जो अभी अभी टीम में आए हैं उनको बैश नहीं करने दूंगा और उनको फालतू क्रिटिसाइज नहीं करने दूंगा क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट जो फैक्ट्स पे बात करना वो जरूरी है। एक बार फिर कह रहा हूं कि नथिंग अगेंस्ट बाबर, नथिंग अगेंस्ट रिजवान, नथिंग अगेंस्ट पीसीबी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में यह बात तो जरूर आएगी भाईजान कि जहां पर एक स्पिनर जरूरत था एशिया में, जहां पर मोहसिन नकवी से लेकर वसीम अकरम और वहां पर वो जो बस का इंतजार करने वाले वो जो लोग थे उन्होंने आपसे कहा कि यार स्पिनर रख लो, एशिया में आपको स्पिनर जरूरत पड़ेंगे। भारत 4 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, हर टीम स्पिनर्स लेकर आ रही है, आपने नहीं रखा। और जब आप न्यूजीलैंड में चले जाते हैं जहां पर आपको तेज गेंदबाज जरूरत है, वहां पर आप 2 2 स्पिनर्स के साथ खेल लेते हैं। और अगर आपकी ही बात माने, आपका ही आईना आपको दिखाया जाए, जैसे आप कह रहे थे कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा भी स्पिनर्स हैं, तो फिर तो आप 4 स्पिनर्स के साथ न्यूजीलैंड में खेल जाते हैं। कौन करता है ऐसे फैसले? आई मीन कहां से ये लोग आते? अब मुकाबले की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जी सिक्का उछलता है और गिरता है न्यूजीलैंड के हक में। क्राइस्ट चर्च के मैदान पर न्यूजीलैंड कहता है गेंदबाजी करेंगे, विच वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि नीली पिच थी जिसे हम स्लैंग वर्ड में कहते हैं, कोई पाटा विकेट नहीं थी, ग्रीन पिच थी और गेंद सीम और स्विंग होने का अंदाजा था। काइल जेमिसन के हाथ से वो दिखा भी। शुरू पर अब जब हारिस आते हैं तो हर गेंद बल्ले के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। उस तरह चले, मैं ये कहूंगा हर गेंद को थ्रो करने की कोशिश नहीं की लेकिन हर गेंद पर बल्ला लगाने की कोशिश की और एट दी एंड 5 गेंदें डार्ट खेलने के बाद वो आउट हो जाते हैं। हसन नवाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आती नहीं है, थर्ड मैन पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सलमान अली आगा 20 गेंदें 18 रन। T20 में स्ट्राइक रेट उनका 80 का था, उसी को बरकरार रखा है, कोई कोशिश नहीं की कि उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, विकेटें गिर चुकी थी, कप्तान थे, प्रेशर था, लेकिन 20 गेंदों पर 18 रन मॉडर्न डे क्रिकेट में कहीं भी मतलब अब जस्टिफाई इनको किसी तरह कर ही नहीं सकते। इरफान नियाजी मुश्किल गेंदें शुरू पर, मुश्किल सवाल पूछे गए काइल जेमिसन की जानिब से और उसके साथ साथ रफ़ी की जानिब से, तो फिर इरफान नियाजी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, वो भी आउट हो जाते हैं। अताश के पत्तू की तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरती हैं। शादाब खान आते हैं, लगता है कि वो जो पाकिस्तान का स्टीव स्मिथ है जो गेंदबाजी से ज़्यादा बल्लेबाजी पर फोकस कर रहा है, थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आज मौका मिला है तो शायद रन बनाएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 6 गेंदों पर 3 रन बना पाते हैं और कैच एक्चुअली उनका अच्छा हो जाता है। बट दैट्स नॉट अ रीजन टू जस्टिफाई कि भाई कैच अच्छा हो गया तो आप रन नहीं बना पाए, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद खुशदिल शाह एक्चुअली में थोड़े रन बनाते हैं, 30 गेंदों पर 32, 3 छक्के भी लगाते हैं। ब्रेसवेल को वो बैक टू बैक बाउंड्रीज भी लगाई थी, बट 30 गेंदों पर 32 इस स्टेज पर एक्सेप्टेबल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको कोई एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो विकेट पर स्टे करे, क्योंकि 4-5 विकेटें आपकी ऊपर से उड़ चुकी थी, आप कोशिश कर रहे थे कि कोई आपको स्टे करके दे। खुशदिल ने वो किया। अब्दुल समद मुझे नहीं लगता था कि उनको खिलाएंगे इतने जल्दी, बट खिला दिया तो 12 गेंदों पर 17 रन। अब यंगस्टर हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं, उन पर क्या तनकीद की जाए और खेल भी उन कंडीशंस में रहे जहां पर शायद बड़े बड़े बैटर्स नहीं खेल पाते और फिर बाबर और रिजवान और इन जैसे खिलाड़ियों को जब आप रिप्लेस कर रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आप पे। जानदाद खान 17 गेंदों पर 17 बनाते हैं, वो भी रना बॉल खेलते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी 8 गेंदों पर 1, इब्रार 2 पर निकल जाते हैं और 1 रन बनाते हैं। मोहम्मद अली डेजी, पाकिस्तान की टीम सिमट जाती है 91 पर। अब ओवरऑल इसका अगर निचोड़ निकाला जाए ना, बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ क्रिटिक, अगर आप बात करें कि भाई पाकिस्तान क्यों हारा, तो सिंपल सी बात सामने आती है कि आपकी शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी। लेकिन शॉट सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपने तो कहा था कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, उसको खेलने की कोशिश भी की शुरू पर ओपनर्स ने, चाहे वो अब्दुल
माफ़ कीजिएगा हसन नवाज हो, मोहम्मद हारिस हो, आप लेकिन जब शुरू पर विकेटें गिरती हैं तो फिर आप उसी अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं। वो जो डिफ़ॉल्ट बटन था और डिफ़ॉल्ट बटन दब जाता है और आपकी जो सेटिंग थी वो डिफ़ॉल्ट से चेंज होकर वापस डिफेंस पे आ जाती है। आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं और फिर इन कंडीशंस में जहां पर तबाकुन गेंदबाजी करते हैं काइल जेविसन और उनके साथ मौजूद थे जैकब टेफी, और जिस तरह की वो दोनों शुरू पर एक ऐसा स्पेल कर देते हैं कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देते हैं। अब यहां पर ये बात आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स के बस की बात नहीं है, बाबर और रिजवान थे तो आप जीतते तो थे बाईलैटरल सीरीजें। यार बाबर और रिजवान थे तो मैं आपको गिनवाता हूं। आप यूएसए से सबसे बड़ी जो आपकी हार थी टी20 वर्ल्ड कप में, आप यूएसए से हार जाते हैं और पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। फिर आप हार जाते हैं जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे के घर आप जाते हैं, वहां पर भी हारते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में हारते हैं, आपकी टीम 130-35 रन नहीं कर पाती, 130-32 पे आपकी बारी, आपकी इनिंग्स समझ जाती है। फिर आप अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार जाते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में। टी20 में आप फिर भी शायद सोचें कि चलो टी20 में मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम होता है, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम लेकर, इतने बड़े सुपरस्टार्स लेकर जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप हार जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ी हार मेरे नज़दीक पाकिस्तान क्रिकेट की थी वो टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर थी। अब बांग्लादेश के खिलाफ मैन स्टार खिलाड़ियों को लेकर हार जाते हैं बांग्लादेश से, और अगर वो खिलाड़ी इतने ज़्यादा हार रहे हैं, 6-7 आईसीसी इवेंट्स हार चुके हैं, एशिया कप्स 2-3 हार चुके हैं, तो फिर अगर उन खिलाड़ियों को इतना मौका दिया तो मतलब नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको भी सपोर्ट किया जाए, थोड़ा बैक किया जाए। मुझे तो लगता है कि कम से कम 5-6 महीने इसी टीम के साथ टी20 में जाना चाहिए। फिर आगे 2026 का 2025 का एशिया कप है, एशिया कप को देखा जाए कि वहाँ पर फिर टीम आप किस तरह तरतीब देते हैं, और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी हो तो है तो वी शुड बैक देम। तो ऐसा नहीं है कि वापस उन खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को लेके आया जाए, एक मैच हारने के बाद आप ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाए इस टीम को। दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड, बिकॉज क्योंकि आपकी यंग खिलाड़ियों की टीम है, वी शुड बैक दिस। और जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें शुरू पर आपको मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आपको खिलाड़ियों को प्रॉपर चांस देना पड़ता है। आपने इसी तरह असीबुल्ला खान जैसे खिलाड़ियों को ज़ाया किया, आपने साहिबजादा फरहान को उस तरह चांसेस नहीं दिए, कल शतक लगाया नेशनल टी20 कप में। इस तरह की कई मिसालें हैं जिनको आपने टीम में सेलेक्ट किया बट उनको प्रॉपर चांस दिए बगैर ही आउट कर दिया जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए। अब टीम आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी पे बात आती है कि किस बिना पर टीम सेलेक्ट की गई। इन ग्रीन पिचेस पर आप हारिस रऊफ को नहीं खिलाते, आई मीन मतलब सेंस क्या है इन लोगों का? अब किस तरह ये फैसले कर रहे हैं कि एशिया में आप हारिस रऊफ से बॉलिंग करते हैं। मेरे खबरी ने मुझे बताया था कि मैं भारत के मैच के खिलाफ हारिस रऊफ से मिलने गया तो उनके पाँव से खून आ रहा था, इतना उन्होंने जोर लगाया। और जब हारिस रऊफ को वो कंडीशंस मिली कि जहां पर वो परफॉर्म कर सकते हैं न्यूजीलैंड में ग्रीन पिचेस पर, वहां पर हारिस को आप खिलाते नहीं है। जानदाद ठीक है, इज अ फाइन प्लेयर, बट जानदाद को कहीं ना कहीं आप एज ऑलराउंडर शायद सेलेक्ट कर सकते थे किसी स्पिनर की जगह। वो एक ही ऑप्शन था आपके पास, या तो खुशदिल, क्योंकि शादाब खान तो आपका वाइस कैप्टन है, वो तो खेलेगा, तो हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था। उसके साथ साथ फिर स्पिनर जहां पर दो स्पिनर्स आप खिला देते हैं। समझ नहीं आती कि एशिया में दुनिया आपसे चीखी चिल्लाई कि यार देख लें स्पिनर रख लें, सारी टीमें। मोहसिन नकवी ने इवन आपको कहा कि यार इस कार्ड को रिव्यू कर लें, गलती हो जाती है। लेकिन आकिब जावेद साहब की उन्होंने कहा कि नहीं भाई फैसला कर लिया तो कर लिया, इसी टीम को बैक करूंगा। तो वहां पर क्या होता है, आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह हार जाती है। और यही आकर फिर जब न्यूजीलैंड में टीम आती है तो आप उम्मीद करते हैं कि ग्रीन पे चीजें हारिस शाहीन अच्छा करेंगे, लेकिन हारिस को आप खिलाते ही नहीं हैं। तो ये किस बिना पर टीम बनाई जा रही है? दूसरी जो बात थी उसकी तारीफ करूंगा कि नई टीम खिलाई और अब इसको बैक ही करना चाहिए। तो फिर बाबर और रिजवान की स्टोरी भी डीपली आपसे डिस्कस की। एक्चुअली मैं दूसरे मुकाबले पे चर्चा करूंगा कल की वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को समअप सिर्फ इस चीज़ से करूंगा ना कि जब आप हारते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, और जब आप जीतने लगते हैं तो फिर सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। और एक आखिरी चीज़, शादाब खान ने कहा था कि पाकिस्तान टीम में जो खिलाड़ी नहीं होता ना वो सबको प्यारा हो जाता है। तो शादाब नहीं थे तो लोग उनको कह रहे थे कि अचानक ड्रॉप कर दिया। फिर जब बाबर रिजवान थे तो लोग कह रहे थे उनको ड्रॉप करें, अब वो है नहीं तो लोग कह रहे हैं उनको वापस ले आए। मतलब हम थोड़े ऐसे ही हैं बहैसियत कौम। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।